अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के बाद ग्लोबलाइजेशन की डायनामिक्स में हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यूज़ ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्लोबलाइजेशन आफ्टर कोविड-19। तो जो ऑप्टिमिस्टिक्स हैं वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं और उनका बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट ग्लोबलाइजेशन के कोविड-19 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमें एक्सेलरेशन जो है, जो बेहतरी है वो देखने को मिली है, क्योंकि जो कंटेक्चुअलाइजेशन है टाइम और स्पेस का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ड्यू टू वर्चुअल मीटिंग्स। आपने देखा कि लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ा, लोगों को ट्रैवल जो है वो नहीं करना पड़ा किसी जगह पार्टिसिपेशन के लिए। आपने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की और अपने जो प्रोग्राम्स हैं और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जारी रखा। तो जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं उन्होंने टाइम को और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है, और जितना ज़्यादा टाइम और स्पेस जो है वो कंप्रेस होगा उतनी ज़्यादा और ग्लोबलाइजेशन होगी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने दूसरी स्टेट्स के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है कोविड-19 में। उन्होंने वैक्सीन्स जो हैं वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वेंटिलेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बहुत सारी जो एड है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो है वो कोलैबोरेशन देखने को मिली है। तो ऑप्टिमिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो ग्लोबलाइजेशन है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हुई है। उसके साथ साथ जो कोविड-19 है उसने फाइनेंशियल फ्लोज को भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया है। अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा जो ममालिक थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फाइनेंसिंग की फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और उनको बहुत ज़्यादा जो ग्रांट्स हैं वो भी दी गई थी। तो स्टेट्स जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो कोलैबोरेशन है दूसरी स्टेट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है वो यही है कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना, इंटरडिपेंडेंट होना। टाइम और स्पेस जो है वो भी कंप्रेस हुआ है। पहले तो जो है वो आपको वीज़ा लेना पड़ता था, किसी कंट्री में जाके वर्क करना पड़ता था। अब मसला नहीं है, अब वर्क फ्रॉम होम है। आप यहाँ पर बैठ के एप्पल की किसी भी कंपनी में आराम से इजीली वर्क कर सकते हैं, और ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये और ज़्यादा नॉर्मलाइज हुआ है। तो ऑप्टिमिस्टिक्स के मुताबिक जो ग्लोबलाइजेशन है ओवरऑल उसमें हमें एक्सेलरेशन जो है वो देखने को मिली है। इसी तरह अगर लास्ट में मैं एक पॉइंट जो है वो कंक्लूड करूं, जो यूएस और चाइना है उनमें कितनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी थी, बट उन दोनों ने मिलकर भी वर्क किया है इस ग्लोबल पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए। तो जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हुई हैं। देन है पेसिमिस्ट का व्यू। तो जो पेसिमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोविड-19 ने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। दुनिया के जो बॉर्डर्स हैं, दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बॉर्डर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कोई भी बंदा जो है वो अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री नहीं आ जा सकता था। दुनिया में जो ट्रेड है वो रुक गई थी। जो कैपिटल फ्लोज था वो भी डिक्लाइन का शिकार था। अगर देखा जाए तो 20% हमें डिक्लाइन देखने को मिला ओवरऑल ट्रेड में, और 40% डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओवरऑल, और 80% हमें ड्रॉप जो है वो देखने को मिला पैसेंजर्स के दरमियान। तो उनके मुताबिक ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, ये जो कैपिटल फ्लो डिक्लाइन हुआ है, जो एफडीआई है वो रुकी है, लोगों की दूसरे कंट्री में जाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आहिस्ता आहिस्ता डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह जो कोविड-19 है उसने जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है। स्टेट ने डिफरेंट तरीके के इम्प्लीमेंट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड थी वो बंद हुई। तो कंट्रीज़ ने जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना शुरू किया,
क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उनको पता चल गया था कि अगर इसी किस्म का दोबारा कोई पेंडेमिक जो है वो हमें देखने को मिलता है या इस तरह की किसी किस्म की और कोई सिचुएशन हम फेस करते हैं तो विदाउट लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेड जो है वो बंद थी। 20% जो ओवरऑल ट्रेड है उसमें हमें डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। स्टेट्स जो हैं वो आपको पता है कि इंपोर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद थी, जिसकी वजह से स्टेट्स को ये महसूस हुआ कि हम लोग जो है वो इंपोर्ट्स पर रिलाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमें जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर फ्यूचर में हमें इस तरह की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ जाए तो हम लोग इजीली अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है, उससे किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकें। और इसी तरह जो सुपर पावर्स हैं उनके दरमियान जहाँ पर हमें कोऑपरेशन देखने को मिली, वहीं पर हमें फ्रिक्शन भी देखने को मिली। यूएस ने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया चाइना पर। आपने डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कोरोना वायरस को चाइना वायरस रेफर कर रहे थे। तो जो स्टेट्स की हॉस्टिलिटी थी वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। देन है लास्ट में मीडियोकर व्यू। तो जो मीडियोकर हैं वो ना तो ऑप्टिमिस्ट की राय को एंडोर्स करते हैं ना पेसिमिस्ट की राय को एंडोर्स करते हैं, वो एक दरमियानी रास्ता जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। और उनका ये मानना है कि कोविड-19 के बाद दुनिया जो है अगले चंद डेकेड्स में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 से स्टेट्स ने ये सबक अखज़ किया है कि हम लोग जो हैं वो जितना ज़्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि इसी तनाजुर में जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राइट विंग जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं। और आपको पता है जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी है वो रियलिज्म के मानने वाले हैं, मीन्स कि वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है और इस तरह की सिचुएशन जो है वो अराइज होती है कोविड-19 की तरह, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अबॉर्ट हो, तो जो कंट्री है उसका जो सर्वाइवल है वो फिर खतरे में पड़ सकता है। तो जो मीडियोकर व्यू हैं उनका ये मानना है कि कोविड-19 के बाद आने वाले डेकेड्स में हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो देखने को मिलेगी कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर हमें राइट विंग आइडियोलॉजीज़ हैं वो प्रिवेल होती नज़र आ रही हैं। कोविड-19 के बाद आपने देखा कि जैसे ही कोविड की लहर जो है वो थोड़ी सी कम हुई, वेव जो है वो थोड़ी सी नरम हुई, तो रशिया ने अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए यूक्रेन पे हमला कर दिया। और जो इंडिया है वो यूएस के मना करने के बावजूद रशिया से ट्रेड जो है वो और ज़्यादा उसने ट्रेड करना शुरू कर दी। इसी तरह सऊदी अरेबिया में भी हमें एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला, मींस के हर कंट्री में राइट विंग पॉपुलिस्ट जो हैं उनकी इमरजेंस हो रही है और उनके मुताबिक जो ग्लोबलाइजेशन है वो दुनिया के लिए या जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। अब आते हैं रीट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो कब से रीट्रीट होना शुरू हुई। देखिए जी, जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी जो इमरजेंस है वो हमें 18th और 19th सेंचुरी में देखने को मिली। कोल्ड वार के बाद वो पीक पर आई, बट आफ्टर 2 डेकेड्स उसमें हमें रीट्रीट देखने को मिली। तो सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट था ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन के रीट्रीट में, वो था 2001 इकोनॉमिक रिसेशन। जब यूएस से ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है ये स्टार्ट हुआ 2008 में, तो कंट्रीज़ ने सोचना शुरू कर दिया कि जितना ज़्यादा हम यूएस के साथ एफिलिएट होंगे उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को ख़तरा होगा, क्योंकि अगर यूएस की करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती है किसी तरीके से तो दुनिया की जो करेंसी है, दुनिया के जो ममालिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अभी आपने देखा जो चाइना है वो फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर वो ट्रेड रिज्यूम करता है तो वो अपनी करेंसी में करता है। रशिया ने भी यही कंडीशन इम्प्लाई की हैं कि अगर वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड करेगा तो वो अपनी करेंसी में करेगा। इसी तरह
रिसेंटली चाइना और ब्राज़ील ने एक एकॉर्ड साइन किया है जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी करेंसीज में एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह सऊदीया और चाइना का भी पैक्ट हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी करेंसी में डील करेंगे। तो जो 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन था वो बहुत बड़ी वजह बनी रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। देन है ब्रेक्सिट डील। तो जी जो ब्रिटेन है उसने यूएन से अपने आप को अलहदा करने का सोचा और इसी बात पर उन्होंने फिर अपने कंट्री में रेफरेंडम भी करवाया। तो कंट्रीज जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाह रहे, वो बस अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करना चाह रहे हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में चंद एक ही ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और जो ब्रिटेन था वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, बट उसको फ़ायदा जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा था कि वो इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन से एग्जिट का सोचा। देन है इमरजेंस ऑफ पॉपुलिज्म। तो हर कंट्री में हमें पॉपुलिज्म जो है वो देखने को मिला। पाकिस्तान में इमरान खान, देन यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया में मोदी। तो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में हमें पॉपुलिस्ट रिजीम जो है उनकी इमरजेंस जो है वो देखने को मिली और पॉपुलिज्म जो है वो लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है और लिबरलाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। देन राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो हमें अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिला पूरी दुनिया में। देन है फॉल्टरिंग रोल ऑफ यूएसए एज अ हेजेमोन। तो ये ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने का ठेका यूएस ने लिया, बट अब उसकी जो हेजमनी है वो डिरेल हो रही है। तो उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी उसके साथ साथ डीरेल हो रहा है।